वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, तो पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ लिया है, मूल अधिकार तक की पढ़ लिया था। अब अगली यूनिट जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के बारे में है। तो अब हम लोग आज इस लेक्चर में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भाग 3 तक पढ़ लिया है। भाग 1 हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र पढ़ लिया, जिसमें से कौन कौन से कितने आर्टिकल समाहित थे। संघ राज्य क्षेत्र में 1 से 4 आर्टिकल थे। उसके बाद भाग 2 पढ़ा हम लोगों ने। भाग 2 जो नागरिकता को रिप्रेजेंट कर रहा था। भाग 2 में हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े, 5 से 11 तक जितने आर्टिकल आते वो भाग 2 में पढ़े। फिर तीसरा आता है भाग 3। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार के बारे में था। मूल अधिकारों में हम लोगों ने 12 से 35 आर्टिकल तक की अध्ययन कर लिया। 12 से 35 आर्टिकल। आज हमें पढ़ना है अगली यूनिट भाग 4। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक की है, तो भाग 4 36 से 51 आर्टिकल, 36 से 51 आर्टिकल तक की भाग 4 में अध्ययन करते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 3 था मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो अमेरिका के संविधान से। ये भाग 4 है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये कहाँ से प्रेरित हैं, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। अगर ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए तो आयरलैंड ने कहाँ से लिया होगा, तो आयरलैंड जो है वो स्पेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में कहाँ से ग्रहण किया, तो आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। यानी स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड के संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और कब लिया गया, तो 1937 में। यानी संविधान निर्माताओं ने 1937 में आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया, 1937 में। ठीक है, अब हम लोग ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में हम लोग उसके थ्रू अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप देख पाएंगे कि यहाँ 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, और ये 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, इन्हें विशेषता वाला बताया। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विशेषता वाला किसने बताया है, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने। और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को क्या कहा है, तो संविधान की मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसको कहा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसकी संज्ञा दी गई, संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या बताया गया है, तो विशेषता वाला बताया गया। अगर हम लोग ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ें, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार भिन्न है, मतलब जो मूल अधिकार थे जिनको वाद योग्य बताया गया था। वाद योग्य यानी ये इनके हनन पर, मूल अधिकारों के हनन पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जा सकते थे। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है, यानी इनके हनन पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जस्टिस के लिए कहीं भी न्यायालय नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा अंतर जो है मूल अधिकार से राज्य के नीति निर्देशक में परिवर्तित करने से पहले, कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको इनकी कहीं भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। अगर राज्य की नीतियाँ दी गई हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में 36 से 51 आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल का राज्य फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम लोग, यानी व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, वो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है, उसके खिलाफ कुछ भी दायर नहीं कर सकता, मुकदमा दायर नहीं कर सकता। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, यानी संविधान निर्माता जो होंगे उनका क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, क्या थिंकिंग रही होगी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए। तो उनकी ये थिंकिंग है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका एक और एक लक्ष्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान निर्माताओं का एक तरह से लक्ष्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। इसके लिए उन्होंने राज्य को कुछ की पॉइंट दिए कि राज्य जो है इन तत्वों को जरूर फॉलो करना चाहिए, यानी राज्य की जो भी नीतियाँ बने वो इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी कोई नीति बनाए। तो यानी
ये जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है नीति निर्देशक सिद्धांतों के थ्रू, तो ये क्या करता है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो जो कल्याणकारी राज्य की, तो अगर ये देखा जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए, तो जो कल्याणकारी राज्य, अगर ये बोला जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व में उन सभी आदर्शों को समाविष्ट कर दिया गया है कि अगर उन्हें कार्य रूप में परिणित कर दिया जाए तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सकेगी। अगर जैसे कि हमारी संविधान की प्रस्तावना, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या कहते हैं कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है। अगर जो प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय है वो किन आदर्शों में, अगर उनको क्रियान्वित करने की बात हो रही है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो कर लिया जाए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक, राज्य उन नीतियों को फॉलो कर ले, तो जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, उनको अमल में लाया जा सकता है, उनको क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इस तरह से जैसे देश में अगर कहा जाए जो सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने की जो बात होगी वो किसमें नैतिकता नीति है, यानी जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं, वो राज्य की नैतिकता है, वो राज्य को फॉलो करने चाहिए। तो इस वजह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी न्यायालय में बाध्य नहीं है, उन्हें न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनके कर्तव्य हैं। यानी कहा जाए कि जो इस भाग में जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी उपबंध दिए गए हैं उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी जो देश है उन तत्वों को, देश में शासन में एक तरह से मूलभूत है वो आवश्यकता है कि कानून बनाने के समय और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना एक तरह से राज्य का कर्तव्य होगा। इन तत्वों का, यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो तत्व दिए हैं उनको फॉलो करना राज्य का कर्तव्य होगा, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है कि निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम विशेषताओं पर जाने से पहले कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देती हूँ कि जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर यहाँ से आपसे जो इतनी देर में मैंने बोला तो जैसे क्वेश्चन क्या बनता है और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा। क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा। आपके पास आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है। क्वेश्चन क्या है, एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग में है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, इससे सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक स्टेटमेंट मिलता है कि ये, क्योंकि ये कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि उन्हें संविधान में एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में रखा गया है, यानी इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाए ये पूरी तरह से राज्य पर छोड़ दिया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाए ये पूरी तरह से राज्य पर छोड़ दिया गया है। तो इसके लिए एक राइटर हैं के.टी. शाह राइटर हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कहा कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपका आंसर क्या होगा, के.टी. शाह का।
या फिर पूछ दिया जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? ठीक है, केटी शाह ने कहा। और किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? आपका आंसर क्या होगा? किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? मूल आत्मा किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। और इसके बारे में एक और स्टेटमेंट मिलता है, वो आलोचना में मिलेगा आपको कि निदेशक तत्वों को की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है? निदेशक तत्वों की भावनाओं को, यानी नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है? सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है? ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों। तो सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी है? तो टी कृष्णमाचारी सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग निदेशक तत्वों की विशेषताएं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो निदेशक तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप इसमें पहला देखेंगे कि जो राज्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए समाज जो है यानी राज्य जो है इन तत्वों को ध्यान में रखेगा कि जो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? निदेशक तत्वों की 36 से 51 तक में है राज्य के निदेशक तत्व। तो यहाँ पर आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 जो है वो राज्य, जैसे कि मूल अधिकार स्टार्ट था, मूल अधिकार 12 से 35 में स्टार्ट था, और आर्टिकल 12 क्या कह रहा था? आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा दे रहा था। वैसे ही यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में स्टार्ट है, तो यहाँ पर 36 से स्टार्टिंग है, और आर्टिकल 36 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा देता है। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में दी गई थी, यानी राज्य किसे कहा गया था? जो आर्टिकल 12 की परिभाषा है वही आर्टिकल 36 की परिभाषा है। यानी तो आपको अच्छे से पता होगा कि राज्य की संज्ञा किससे दी जाती थी? जो मंत्रिमंडल हो गया, सरकार हो गई, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जितने भी, यानी सबसे ऊपर भारत की जो संसद हो गई और भारत सरकार हो गई, फिर उसके नीचे जो हो गया राज्य सरकार, विधानमंडल हो गई, फिर तीसरी यूनिट जो थी, तीसरी इकाई जो है स्थानीय सरकारें हो गई, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, ये सारे, और फिर उसके बाद जैसे LIC, जीवन बीमा पॉलिसी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें राज्य कहलाती थी। तो जो राज्य है, राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में है वही आर्टिकल 36 में है। तो जो हम लोग 36 से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 36 पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 36 है। तो आर्टिकल 36 भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों में संबंधित भाग 3 में था। तो यहाँ पर यही डिफाइन किया गया है कि राज्य शब्द यहाँ पर इसलिए यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों और सभी स्थानीय प्राधिकरणों के और लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। आपने राज्य की परिभाषा बहुत अच्छे से सीख ली थी, और मैंने अभी भी बता दी कि राज्य को 3 यूनिट में बांट लें आप। पहला यूनिट जो है यानी उच्च स्तर पर भारत सरकार संसद हो गई, भारत सरकार संसद। सेकंड स्तर पर राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल हो गया। और फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में स्थानीय सरकारें जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत हो गया। फिर उसके बाद जैसे LIC हो गया, जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, और ये जितनी भी बैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम जो वर्तमान सिनेरियो में जो कुछ भी देखते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब राज्य है। तो ये राज्य की परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 1935 में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें जो उल्लिखित थे उन्हीं के समान बताया गया है। इसलिए इसकी बाद में आलोचना भी होती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत उस समय उसकी आवश्यकता थी, और इसीलिए शायद आप देख रहे हैं कि एक जैसे अभी आपने देखा एक स्टेटमेंट टी कृष्णमाचारी ने इसे सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। यानी यहाँ पर इसलिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 1935 में जो लिखित थे उन्हीं के समान है। यानी उस समय आवश्यकता थी, 1935 के टाइम उस समय आवश्यकता थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने निदेशक तत्वों को अनुदेशों के समान कहा। यानी अनुदेशों के समान इसलिए कहा है कि ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी राज्य को ऐसा करने का कर्तव्य, एक तरह से आदेश देते हैं कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कर्तव्य करने चाहिए। अगर आप इतनी देर से अगर ये चीज़ सुन रहे हैं कि ये राज्यों का कर्तव्य है कि ये चीज़ फॉलो की जाए, जितने भी अभी आप 36, 37, 38 जो भी इसमें आप पढ़ेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे,
अगर ये राज्यों को कर्तव्य के रूप में देता है, तो आप ये सोचें कि अगर मूल अधिकार वाद योग्य थे, यानी उन्हें न्यायालय, उनके हनन पर हम न्यायालय जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अगर राज्य उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो हम लोग न्यायालय, यानी क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है इसलिए हम इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। तो क्यों वाद योग्य नहीं है, ऐसा संविधान बनाते समय ऐसा क्यों इन्हें रखा गया कि इन्हें वाद योग्य नहीं रखा गया, तो मतलब इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाता। तो ये इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उस समय की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो उस समय क्या था, जो आर्थिक स्थिति है जैसे, तो आपके पास इसका निवारण करने के लिए कि जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य हैं, जस्टिसेबल हैं, और जो राज्य के नीतिगत सिद्धांत हैं वो अनजस्टिसेबल यानी गैर न्यायोचित हैं। वो इसलिए हैं, यानी क्योंकि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण के समय राष्ट्र के रूप में जो देश की आर्थिक संसाधन थे वो बहुत सीमित थे। बहुत सीमित होने के कारण क्या था कि वो सभी लक्ष्यों को, जो भी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में जो कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य को ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, ये राज्य के कर्तव्य हैं, तो ये जो जिसके राज्य को फॉलो करना चाहिए वो उस समय देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक संसाधन इतने सीमित थे कि वो तत्काल प्राप्त नहीं कर सकते थे उन सभी लक्ष्यों को। इस कारण नीति निर्देशक सिद्धांतों को वाद योग्य नहीं बनाया गया। आई थिंक आप एक अच्छी टिप्पणी लिख सकते हैं कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, क्यों, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, तो क्यों? क्योंकि उस समय आर्थिक संसाधन जो थे बहुत सीमित थे संविधान निर्माण के समय, जिसके कारण राज्य जो है वो सभी लक्ष्यों को तत्काल नहीं प्राप्त कर सकता था। इस कारण नीति निर्देशक सिद्धांतों को वाद योग्य नहीं बनाया जा सका है। बल्कि उन्हें क्या कहा गया, बल्कि उन्हें संविधान में एक तरह से मार्गदर्शक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में रखा गया है कि राज्य इसका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाए, तो ये पूरा उत्तरदायित्व किस पर छोड़ दिया गया, राज्य पर छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि जैसे निदेशक तत्व जो हैं, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से उल्लिखित किए गए हैं, 1935 के अनुदेशों के समान बताए गए हैं। ये इसलिए बताया गया क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत अनुदेशों के समान इनकी कंपेरिजन क्यों की जाती है, क्योंकि 1935 में कौन था, ब्रिटिश सरकार थी, गवर्नर जनरल थे, तो जो भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियाँ थी, ये जो थे इनमें क्या था कि गवर्नरों को जो औपनिवेशिक कॉलोनियों को गवर्नरों को जारी किए जाते थे, यानी ये जो निदेशक थे, ये निदेशक किनको जारी किए जाते थे, जैसे ये जो निदेशक थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा किनको जारी किए जाते थे, गवर्नर जनरल हो गया, भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियाँ हो गई, तो इनको जारी कर, इनके गवर्नरों को जारी किए जाते थे। एक तरह से निर्देशक दिए जाते थे, कर्तव्य कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। उसी तरह से इनको उठा करके यहाँ पर खाली अंतर ये कर दिया गया, ये निदेशक तत्व तो यहाँ पर कौन जारी कर रहा, तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका। ये निदेशक तत्व तो कौन जारी कर रहा, तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इसलिए इनकी कंपैरिजन किससे की जा रही है, इनकी कंपैरिजन जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो निदेशक तत्व थे उनके अनुदेशों के समान की गई है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट जो है वो आधुनिक लोकतंत्र में राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ये डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, ये इनका मूल मंत्र क्या है, इनका मूल मंत्र है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना कब हो सकती है, जब लोगों को आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। यानी आर्थिक न्याय क्या होगा, आर्थिक न्याय होगा कि कोई भी अपंग यानी दिव्यांग बच्चा है, या कोई भी आर्थिक न्याय, आर्थिक यानी सबके साथ न्याय, जो यानी कोई वृद्ध व्यक्ति है और कमा नहीं सकता है तो उसको पेंशन के माध्यम से उसकी आर्थिक जरूरत को पूरा किया जाए, तो ये हो जाएगा आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय जैसे कि कोई कुछ वर्ग जो है पिछड़े हुए हैं, जैसे अनुसूचित जनजातियां हो गई, ओबीसी कास्ट हो गई, या कुछ भी जो पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति, ये क्षेत्र, ये इलाके हो गए, इनको सामाजिक स्तर पर इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ रिजर्वेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया। ये क्या है, ये सामाजिक न्याय है, सामाजिकता न्याय है। और फिर राजनीतिक न्याय, इस तरह से यानी जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो जाएगा तो एक तरह से एक लोक कल्याणकारी यानी लोगों को कल्याण वाली एक राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये राज्य के निर्देशक सिद्धांत एक लोकतांत्रिक राज्य के यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निदेशक तत्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में। और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये कब आएंगे, जब उच्च आदर्श होगा, स्वतंत्र
समता होगी, समानता होगी, तभी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है, एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसमें वर्ड लिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य और ना कि पुलिस राज्य। यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या देखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य, ना कि पुलिस राज्य। पुलिस राज्य किसके टाइम पे था? पुलिस राज्य यानी जबरदस्ती कोई काम कराना, तानाशाही शासन आ जाना, ये हो जाता पुलिस राज्य। तो पुलिस राज्य क्या था? पुलिस राज्य जो है उपनिवेशिक काल में हुआ करता था, जिसमें जैसे उपनिवेशिक काल में यहाँ पे क्या होता था, फोर्सबली कोई काम कराया जाता। यहाँ पे लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर करना है, ना कि यानी यहाँ पर किसी भी बच्चे को यानी जो नहीं उस काम के लायक है उससे वो काम कराना। तो वो क्या था, वो उपनिवेशिक काल में होता था, दास प्रथा में होता था ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाया गया है ये नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि चौथा पॉइंट क्या कहता है कि निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं। जैसा कि मैंने बार बार एक्सप्लेन कर दिया कि ये गैर न्यायोचित हैं, इनके राज्य अगर इनको फॉलो नहीं करेगा, राज्य के ये एक तरह से नैतिक कर्तव्य हैं, लेकिन अगर राज्य इनको फॉलो नहीं करता है तो ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी हम न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर बार बार सबको ये पता है कि ये राज्य के निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं और मूल अधिकार जो है न्यायोचित है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखी तो होगी, तब तो हम ये बात कह रहे हैं। तो ये किस आर्टिकल में लिखी है? तो ये आर्टिकल 37 में लिखी। यानी आपने दो आर्टिकल देख लिए। आर्टिकल 36 क्या कह रहा था? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा दे रहा था, और जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है वही आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। दोनों के स्टार्टिंग में आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। फिर आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि हम दोनों में बहुत मूलभूत अंतर कि जो मूल अधिकार है वो न्यायोचित है, न्यायालय में जा सकते हैं, रिटें दायर हो सकती हैं उसके खिलाफ, और यहाँ पर क्या है, ये न्यायोचित नहीं है, हम इनको न्यायालय में ले जाकर नहीं जा सकते। तो जहाँ भी ये बात कह रहे हैं, जैसे ही दोनों में अंतर किया तो दोनों में अंतर दूसरा पॉइंट निकल कर आया और इसको कह दिया आर्टिकल 37। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात आर्टिकल 37 में लिखी गई है। तो आप देखेंगे कि निर्देशक तत्व तो गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इन्हें उनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात केंद्र और राज्य स्थानीय सरकारें इन्हें लागू नहीं करा सकती। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्य स्थानीय सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बात किस पे लिखी है? ये बात आर्टिकल 37, यानी आपने आर्टिकल 36 देख लिया, आपने आर्टिकल 37 देख लिया। तो आर्टिकल 37 में बस यही बात कहा गया है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं और इन्हें लागू नहीं कर सकती, केंद्र और स्थानीय सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती, बल्कि उनका ये कर्तव्य होगा एक तरह से। ये देखिए, इनको लागू करने के लिए, इन तत्वों को लागू करने के लिए ये उनका कर्तव्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, फिर भी कानून की सर्वाधिक मान्यता के कारण न्यायालय इन्हें देखता है, और सर्वोच्च न्यायालय कई बार व्यवस्था करता है कि संवैधानिकता का निर्माण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो वो अगर यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, न्यायालय में जाना चाहते हैं, तो आप इनके थ्रू नहीं जाएंगे कि राज्य ये फॉलो नहीं कर रहा, राज्य का ये निर्देशक कर्तव्य है और राज्य ने ये चीज़ फॉलो नहीं करी। आप किसके खिलाफ जा सकते हैं? आप आर्टिकल 14 क्या कहता था? विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। विधि यानी कानून के नज़र में सारे लोग बराबर होने चाहिए, अमीर गरीब सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी की बात की गई थी। तो आप आर्टिकल 14 को बेस बना करके आप न्यायालय जा सकते हैं, ना कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत। इसी तरह आप आर्टिकल 14 को बेस बनाकर, और आर्टिकल 19 में क्या था? मूल अधिकार में यानी स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई थी कि आप बोल सकते हैं, वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है, आबाद विचरण की स्वतंत्रता हो सकती है, शांति और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो सकती है। तो ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी, आप बेस क्या बनाएंगे? आपके पास आधार क्या होगा न्यायालय जाने के लिए? तो आप आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को तर्कसंगत मानते हुए आप न्यायालय जा सकते हैं, यानी आप असंवैधानिकता से बचा सकते हैं, कि तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे यही बताया गया है कि जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित थे, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का यूज़ करके मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप न्यायालय में जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट है निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो जो अगर निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, तो अगर आप संविधान की किताब देखेंगे तो संविधान की किताब में ऐसा कोई उल्लिखित नहीं है कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया हो। यानी जो पॉलिटी की बुक लिखी गई है संविधान की, तो वहाँ पर इनको 3 भागों में नहीं बांटा गया, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांट लिया गया है। ये देखिए, आप मेंशन है यहाँ पे कि
जो निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण संविधान में नहीं मेंशन है, यानी 3 भागों में जो 3 व्यापक श्रेणियों में बांट दिया जाता है, इनको संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन इन्हें सुविधा की दृष्टि से 3 भाग, इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांट दिया जाता है। वो 3 व्यापक श्रेणियाँ क्या हैं? समाजवादी, यानी 36 से 51 में कुछ आर्टिकल जो हैं वो समाजवादी सोच को, समाजवादी दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं, उन आर्टिकलों को समाजवाद में डाल दिया गया। कुछ गांधीज़िज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, गांधीवादी सोच को, तो कुछ को गांधीवादी सोच में डाल दिया गया है, गांधीवाद के अंतर्गत कुछ आर्टिकल को, और कुछ उदारवादी। आप डीपीएसपी को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे कि समाजवादी आर्टिकल कौन से जो समाजवाद के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ गांधीवाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ उदारवादी दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जो है 36 से 51 के आर्टिकल को इन 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है जो समाजवाद है। अगर मोटा मोटा देखा जाए कि जो समाजवाद होगा और जो गांधीवाद होगा, तो अगर समाजवाद के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो समाजवाद में हमारी आइडियोलॉजी क्या होगी कि समाजवादी सिद्धांत क्या हो सकता है। तो समाजवाद में एक तरह से लोक कल्याण की बात की गई होगी, लोक कल्याण की बात इन द सेंस कि सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, लोगों को जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में ये क्या होगा, यहाँ पर हमारी मानसिकता यानी समाज को ध्यान में रखकर होगी कि जो सामाजिक यानी जो विचारधारा यानी जो समाजवाद को रिप्रेजेंट करने वाले आर्टिकल हैं, जैसे कि लोक कल्याणकारी हो गया, सामाजिक आर्थिक हो गया, नागरिकों को जीविका के जो पर्याप्त साधन होंगे कि सभी को पर्याप्त साधन, आई थिंक मतलब जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं वो कम से कम मिलनी चाहिए, जो भी चीज़ें समाजवाद को रिप्रेजेंट कर रही होंगी वो आर्टिकल इसमें आ गए हैं। अभी आप इसमें कॉम्बिनेशन बिठा पाएंगे, हम लोग देखते हैं इसमें समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत में क्या क्या जो रिप्रेजेंट किए गए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं समाजवादी को। तो यहाँ पर समाजवादी में आप पहला देखेंगे आर्टिकल 38, यानी आपने आर्टिकल 36 देख लिया राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 देखा कि आर्टिकल 37 क्या कह रहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। ये बात कहाँ लिखी गई थी? आर्टिकल 37 में लिखी गई थी। अब आप आर्टिकल 38 देखेंगे, आर्टिकल 38 जो है वो लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की बात करता है। लोक कल्याण यानी लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत वो कब हो सकते हैं? जब सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था होगी। सामाजिक न्याय कब आ रहा है? जब सामाजिकता यानी जब एक गरीब पिछड़ा वर्ग का बच्चा, एक सवर्ण गरीब और एक जनरल बच्चा, यानी सारी चीज़ें सामाजिकता हर जगह बराबर हो। इस सामाजिकता को बराबर लाने के लिए सामाजिक न्याय को बरकरार रखने के लिए क्या होगा, कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा और कुछ जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा किया जाएगा, यानी सामाजिकता को बढ़ावा। आर्थिक न्याय क्या हो रहा है? आर्थिक न्याय में जैसे वृद्ध हो गए उनके लिए पेंशन की योजना, पेंशन स्कीम लाई जा रही है, जो दिव्यांगजन हो रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम चलाई जा रही है या मंथली उनको कुछ दिया जा रहा है भरण पोषण के लिए। तो ये राज्य के कर्तव्य है कि वो अपने सारे नागरिकों को आर्थिक न्याय दे और सामाजिक न्याय दे और राजनीतिक न्याय दे। तो यहाँ पर पहला आर्टिकल यानी 38 वाला क्या है, तो अगर ये न्याय मिल जाएगा, याद कैसे करोगे आप आर्टिकल, तो अगर न्याय मिल जाएगा सबको, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो जाएगा, तो एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य। यानी आप देखो कि समाजवाद में लोक कल्याण जो है इसका एक तरह से की पॉइंट है। लोक कल्याण, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर जो भी बात कही गई होगी वो वाले आर्टिकल किसमें समाहित होंगे? वो समाजवाद में समाहित होंगे। तो आप अभी आप डिफरेंट कर पाओगे कि समाजवाद में कौन कौन से आर्टिकल को हम समाजवाद में रखें। आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी आर्टिकल दे देगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समाजवादी सिद्धांत को, उदारवादी सिद्धांत को, गांधीवादी सिद्धांत को। तो आपको डिफरेंट करना होगा उसमें। तो आर्टिकल 38 किस में हो गया? आर्टिकल 38 है वो समाजवाद को रिप्रेजेंट कर रहा। फिर अगर लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिल गया, न्याय मिलने के बाद जैसे कुछ लोग हैं अब उनको जीविका चलानी है, यानी आपने लोगों को न्याय तो दे दिया, सब बराबर सबका खान पान, यानी न्याय कैसे मिला बराबर, सबको न्याय कैसे दिया गया? जब उसमें बराबर आय होगी, यानी लोगों को आय होगी, प्रतिष्ठा होगी, सुविधाएं और अवसरों की समानता होगी यानी असमानताओं को हटा करके समानता लाई जाएगी, तभी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो जो ये आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता, ये बाद में जोड़ा गया है संशोधन करके, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की समानता को। तो मैं अभी जब कि कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं तो इसमें मैं बता दूंगी। और यहाँ पर
ये जो आर्टिकल है यानी यहाँ पर ये आय प्रतिष्ठा सुविधाएं ये बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसमें आर्टिकल 38 में समाहित किया गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि कैसे हो सकती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी। तो ये सामाजिक, आप इन आर्टिकल को भूले ना, तो इसके लिए आप की पॉइंट बना सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें से का वर्ड जुड़ जाए, जैसे कि कोई भी आर्टिकल जैसे कह दिया कि 39 का कब संशोधन किया गया, 39 का हो गया, 43 का हो गया, 48 का हो गया। तो ये जो है संशोधन किसमें किए गए, ये सारे संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किए गए। 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसमें कम से कम 60 आर्टिकलों को परिवर्तित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपने देखा था मूल प्रस्तावना में भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते थे। तो आप देखेंगे ये जो चेंजमेंट था यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए कि 39 का आर्टिकल किस संविधान संशोधन द्वारा आया, तो 39 का आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें से यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में जो का वर्ड है, का वर्ड जिनके साथ जुड़े वो आप बता देना 42वें संविधान संशोधन 1976। फिर वो संशोधन जिनमें हुए वो भी संशोधन जो है वो मूलतः 4 में हुए। 4 में जैसे कि अगर पूछा जाए 39 का वर्डिंग है तो वो आप बता देना राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के प्रोस्पेक्टिव में बता रही हूँ, तो कि 39 का हो गया, अगर 43 का हो गया और 48 का, ये सारे संशोधन जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुए हैं। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ कह रही थी कि ये जो वर्ड है वो बाद में जोड़े गए, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की असमानता। यहाँ पे पॉलिटी में ये चीज़ ध्यान रखने वाली है लक्ष्मीकांत की स्पेशली बुक में, कि ये जो यहाँ से जो पैराग्राफ यहाँ पे जो चेंज कर देते हैं, वहाँ पे अगर अदर बुक्स देखोगे आप तो वहाँ पे क्या कहेगा, ये था 38 आर्टिकल, 38 का एक, अगर ये वाली लाइन 38 का एक आर्टिकल थी तो इसको क्या बताया जाएगा 38 का 2 आर्टिकल। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं की जाती है इस बुक में। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि 38 का 2 आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की असमानता, यहाँ पर कि यानी राज्य विशेष रूप से जो आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, विभिन्न व्यवसायियों में जो संलग्न समूह है, वहाँ पर प्रतिष्ठा हो गई, सुविधा हो गई और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा कौन, राज्य। ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, ये दूसरी वाली बात। तो ये 38 आर्टिकल है ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की असमानता को जोड़ा गया। तो अभी आपको क्या याद हो गया कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में जहाँ भी का वर्डिंग आ जाए, अगर 43 का, ये का वर्डिंग नहीं थी, यहाँ पे का वर्ड कहीं नहीं मेंशन है। जब का वर्ड आएगा तो मैं बताऊंगी यहाँ पे। तो ये आय प्रतिष्ठा सुविधाओं ये किस आर्टिकल द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरा क्या पॉइंट कर रहा है, ये तो हो गया आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 आपने देख लिया। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 में कि आर्टिकल 39, अब यहाँ पे 39 का इसको नहीं पढ़ोगे इसलिए कि ये केवल ये आर्टिकल 39 है, और आर्टिकल 39 में 1 2 3 4 ये 5-6 जो सब पार्ट दिए गए हैं वो आर्टिकल 39। जबकि 39 का आप देखेंगे, ये देखिए आर्टिकल 39 का ये एकदम साफ साफ रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये देखिए 39 का हो गया, या फिर ये देखिए 43 का हो गया। तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर क्या कर देना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए हैं, जो भी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में जो का वर्डिंग वाले आप देखेंगे। ठीक है, तो ये तो की पॉइंट मैं बता रही थी कि कैसे आप याद करोगे, रिमेंबर रखोगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 देखेंगे, तो आर्टिकल 39 एक क्या कहता है कि जो राज्य है यानी नागरिकों के, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन। आपने याद कैसे कर रहे हैं आपकी 38 में क्या कहा, लोक कल्याण हो गया। लोक कल्याण यानी लोक कल्याण कैसे होगा, जब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे तो इसके लिए क्या होगा, जो आय प्रतिष्ठा अवसर है यहाँ पर समानता लानी होगी, यानी आय में, प्रतिष्ठा में, अवसरों में, यहाँ पर सुविधाओं में यहाँ पे समानता लानी होगी। जब समानता व्याप्त हो गई, समाज में लोक कल्याण हो गया, समानता व्याप्त हो गई, तो यहाँ पर सबको खाने के लिए, जीविका के लिए कुछ होना भी चाहिए। तो जीविका के लिए होना चाहिए तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन देने पड़ेंगे। ये कौन करेगा, राज्य करेगा। तो सभी
नागरिकों को जीविका के पर्याप्त, यानी राज्य जो है वो प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। ये पहला होगा। फिर दूसरा क्या कहता है कि राज्य जो है देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जो अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में हो। दूसरी बात क्या है, सामूहिक हित के समुदाय के लिए भौतिक साधनों पर का संवितरण, यानी राज्य जो है देश के जो भौतिक साधन है, भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक जो सार्वजनिक हित में हो। ये क्या कहता है, जो ये 38 का खा कहता है। फिर 39 का खा कहता है। फिर नेक्स्ट है कि जो संपत्ति है, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा जो संपत्ति और उत्पादन है के साधनों का जो केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन ना हो, वो सार्वजनिक हित के बात की सोचेगा। सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। वो तीसरे गा पॉइंट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यानी आप देखते हैं धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण। लेकिन हमारे भारत की सिचुएशन क्या है, हमारे भारत में 90% पैसा कितने लोगों के पास है, 90% जो मनी है वो 10% लोगों के पास है। और जो बचे 10%, जो बचे 90% लोग हैं, जो बचे 90% लोग हैं, ये क्या था, मनी, ये पैसा था। तो ये जो 90% मनी थी वो किसके पास थी, 10% लोगों के पास। और जो बचे 90% लोग हैं उनके पास केवल 10% पैसा है देश का। तो आप देखेंगे, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये पॉइंट उल्लिखित किया गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगा कौन, राज्य करेगा। कि यहाँ पर राज्य कैसे प्रयास करेगा, रोकने की बात लिखी गई, तो राज्य कैसे प्रयास कर सकता है, तो राज्य क्या करेगा, राज्य यहाँ पर टैक्स लगा देगा। टैक्स कैसे, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वहाँ पर टैक्स की सुविधा, यानी यहाँ पर जो रेटिंग दी जाती है कि 5 लाख पर ईयर से ज़्यादा कमाने वालों के लिए इतने % टैक्स चुकाना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख, जो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राज्य जो है वो प्रयास कर रहा है कि धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यानी लोक कल्याणकारी राज्य हो गया। लोक कल्याणकारी में सबको न्याय मिल गया, सामाजिक आर्थिक न्याय हो गया। न्याय के बाद न्याय कैसे मिला, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की समानता दे करके। फिर उसके बाद सबको खाने के लिए, जीविका पर्याप्त करने के लिए साधन उपलब्ध कराएगा राज्य। फिर उसके बाद जीविका के साधन मिल गए। जीविका के साधन मिलने के बाद दूसरी पॉइंट क्या था कि भौतिक साधन, जो भौतिक साधनों को वो सामाजिक हित में वो भौतिक साधनों का संवितरण करेगा। फिर तीसरा पॉइंट कि धन के संकेंद्रण को रोकेगा। ये भौतिक साधनों का संवितरण करेगा तो ये जाहिर है कि वो धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगा। धन का संकेंद्रण रुक गया तो अब पुरुष और स्त्रियों को, यानी धन का संकेंद्रण अभी अमीर गरीब था, अमीर गरीब के बाद अब क्या था, अब पुरुष और स्त्री, यानी यहाँ पर और उससे छोटेपन पे आए। यहाँ पे पहले पूरा एक समुदाय हो रहा था, अमीर वर्ग गरीब वर्ग के बाद, अब उससे छोटे वर्ग में आए कि पुरुष और स्त्री के बीच। तो यहाँ पे क्या कहा, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पर आप लिखित जो गई है राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में, आप देखेंगे एक एक्टर और एक एक्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक फिल्म के निर्माण के लिए एक एक्टर को 25 करोड़ रुपए मिल रहा है और उसी जगह उसी एक एक्ट्रेस को 8 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धन का समान वितरण नहीं हो पाता, जिसके लिए विवाद उठता रहता है। तो ये देखेंगे पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन की बात कही गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, सबको समान, यानी समान वेतन की बात कह रही है। राज्य का कर्तव्य हो गया कि वो समान वेतन करें। अब क्या होगा कि जो कर्मकारों को स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, यहाँ पर अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण ये कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी भी जैसे अवस्था का दुरुपयोग, यानी यहाँ पर हमने जैसे आर्टिकल 23 में क्या पढ़ा था, मूल अधिकारों में कोई बच्चा है, अगर उसको कोई भी बच्चा हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया, उसको काम करने के बदले कम, मतलब उसके काम के बराबर मजदूरी ना देना, यानी काम के बराबर पैसा ना देना, कम पैसा देना, वो क्या होता था, वो बेकार होता था। और यहाँ पर अगर कोई किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं, आप उससे वो काम करा रहे हैं, यानी उस कार्य को करने से उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो यहाँ क्या है, कर्मकारों के स्वास्थ्य हो गया, या फिर उसकी शक्ति से ज़्यादा काम कराना। बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण करने का कार्य कौन करेगा, वो राज्य करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जुड़ जाता है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। ये 38 का चा, इसको अगर आपसे पूछा जाएगा, ये संशोधन के माध्यम से आया है, ये 38 का चा ये संशोधन के माध्यम से आया है, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर के जो संरक्षण करना। तो आपने देखा जितने का थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़े थे, और एक ये जुड़ जाता है 38 चा जो है वो 39 चा
ये जो 39 चा है बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, 39 चा जो है वो किसके माध्यम से जुड़ा, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 था। यानी 1976 द्वारा आप देखेंगे अभी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में जितनी का वर्डिंग है वो तो है ही, का वर्डिंग किसमें किसमें है, 39 का, 43 का और 48 का। फिर उसके बाद चा किसमें, ये 39 चा जो है, यानी 4 संशोधन हुए, 4 संशोधनों में ये 39 चा होगा, 42 के 3, 42 से 3, 39 का, 43 का और 48 का। अभी आप रिलेट कर लेंगे चीज़ों को, आप अभी केवल नोट कर ले जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, ये तो था 39 आर्टिकल समाप्त होता है। 39 आर्टिकल में आपने देखा बालकों को स्वास्थ्य विकास की अवसर उपलब्ध कराने की बात कौन करता है, वो राज्य का कर्तव्य होगा, उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ये थे सामाजिक के। अभी नेक्स्ट जो है वो 39 का आर्टिकल क्या कहता है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जैसे कमकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, यानी यहाँ पे ये सेंस लिया गया कि जो राज्य है वो ऐसी व्यवस्था करेगा जो जैसे श्रमिक पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति जैसे बालकों की जो सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और ऐसी व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक व्यवस्था कोई नागरिक ऐसे आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई नागरिक ऐसे रोजगार में ना जाए जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। तो यहाँ पर इस चीज को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट था बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। स्वास्थ्य विकास के अवसर इन द सेंस कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं, उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी, जिससे और बच्चों और युवकों के शोषण से और जो भौतिक और नैतिक परित्याग से उनकी क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल 39 चा आर्टिकल कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि न्याय, क्योंकि आप समाजवादी पढ़ रहे हो, समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा, जहाँ पे न्याय की बात की जा रही होगी, जहाँ गरीब बुजुर्गों की, जहाँ गरीब अमीर की इक्वलिटी की बात की जा रही होगी, जहाँ समानता की बात की जा रही होगी, जहाँ पे स्त्री पुरुष में समानता की बात की जा रही होगी, ये सारे क्या है, सामाजिक हमारे फीचर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जहाँ यहाँ पे दिव्यांगजन या निःशक्त लोगों की बात की जा रही होगी, जो बुढ़ापे के लोग होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। ये पूरे हमारे समाज से रिलेटेड वर्ड होते, ये मतलब ये समाज से जो समाज के वर्ग हैं इनसे रिलेटेड वर्ड जो होंगे वो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत हैं। तो साफ साफ याद करने का तरीका 38 हो गया, 39 हो गया। फिर उसके बाद 39 का आर्टिकल 39 का हो गया, इसलिए ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़ा, क्योंकि का वर्डिंग के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट ये समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक यानी कानूनी सहायता। तो क्योंकि एक गरीब जो वर्ग है, कोई गरीब इंसान है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, वो अपने लिए न्याय के लिए वो लड़ नहीं सकता, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो ये क्या करेगा कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसके पास है, राज्य के पास है। ये आर्टिकल 39 का में हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में, निःशक्तता का सेंस है कि ऐसे लोग जो जिनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की, यानी इसके अंतर्गत निःशक्तता में कौन कौन लोग आ गए, तो निःशक्तता में जैसे दिव्यांगजन आ गए, इनके पास सामर्थ्य नहीं है एक नॉर्मल इंसान के जैसे काम करने की, तो दिव्यांगजन हो गए। यहाँ पे जैसे इनको करंट से कैसे जोड़ते हैं, अगर कोई स्कीम आई जैसे स्कीम आई कि माता पिता भरण पोषण, अगर कोई स्कीम आई माता पिता भरण पोषण विधेयक, स्कीम आई जैसे माता पिता भरण पोषण विधेयक, माता पिता भरण पोषण विधेयक, कोई भी कानून आया, कोई भी नियम आया, तो ये अगर ये बात हुई उठा मुद्दा, या फिर यानी ये माता पिता भरण पोषण विधेयक जो है ये किस लिए उठा, ये इसको आप करंट से जोड़ोगे तो ये किस आर्टिकल के तहत उठा, ये आर्टिकल 41 के तहत उठा। आर्टिकल 41 क्या कहता है, जो निःशक्त लोग हैं, अगर दिव्यांगजन की कोई बात चल रही है, कोई ऐसी स्कीम आ रही है जो दिव्यांगजन के लिए है, या बुढ़ापे के लोगों के लिए जैसे कोई पेंशन स्कीम आ रही है, कोई भी जैसे ये था माता
पिता भरण पोषण यानी माता पिता जो हैं वो निःशक्त हो गए और उनको भरण पोषण के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए कोई अधिनियम आया, कोई विधेयक लाया गया, वो सारी चीज़ें, वो स्कीम किससे जोड़कर देखी जाएंगी? वो आर्टिकल 41 से जुड़ी हुई होती हैं। तो आप कैसे रिलेट करोगे चीज़ों को कि काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार कौन संरक्षित करता है? तो आर्टिकल 41 संरक्षित करता है। आर्टिकल 41 संरक्षित करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने देखा काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी से निःशक्त लोगों की दशाओं में जो भी ये राज्य जो भी कदम उठा रहा, जो भी कर्तव्य कर रहा है, ये सारे अधिकार, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये सारी चीज़ें आर्टिकल 41 के अंतर्गत आ जाती हैं। आर्टिकल 41 में कोई नई योजना, कोई स्कीम चल रही है दिव्यांगजन से, कोई भी बुढ़ापे से संबंधित कोई भी स्कीम आ रही है, वो सब आर्टिकल 41 से रिलेट कर लें आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जैसे काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का प्रसूत सहायता का उपबंध करना, यानी आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है जैसे कि कोई भी प्रसूति सहायता के लिए जैसे उनको छूट दे दी जाती है कि आप 6 महीने का अवकाश ग्रहण हो जाता है, 6 महीने का अवकाश, या जो भी ये स्कीम आती, वो किस आर्टिकल के तहत आ रही? वो आर्टिकल 42। ये कैसी दशाएं, ये किस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हैं? समाजवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध हो गया, या काम की न्याय संगत। काम की न्याय संगत यहाँ सेंस है कि जो काम के कार्यस्थल पर यौन शोषण नहीं किया जाएगा, न्याय संगत काम करवाए जाएंगे, न्याय संगत। तो ये क्या था? काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का प्रसूत सहायता का उपबंध करने का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 42। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, ये आर्टिकल 43 कहता है। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? जैसे कि मनरेगा आया। अब मनरेगा क्या है? मनरेगा किससे रिलेट करोगे आप? मनरेगा 43 से रिलेट करोगे। मनरेगा तो यहाँ क्या है? सभी कर्मकारों के लिए। मनरेगा क्या कह रहा है कि 100 दिन में जो भी 100 दिन काम करने के जो पैसा मिल रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो गया, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर। तो जैसे कोई स्कीम आई, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, निर्वाह मजदूरी के लिए मनरेगा स्कीम आई, तो निर्वाह करने के लिए जो भी स्कीम आई वो किस आर्टिकल के थ्रू आई? तो आर्टिकल 43। और क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू जैसे आर्टिकल 43 हो गया। फिर आर्टिकल 43 क्या कहता है? अगर 43 का लगा यानी कि संविधान संशोधन द्वारा आया, आप बताएं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है 43 का, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। उद्योगों के प्रबंध में, यानी उद्योगों के प्रबंध में जैसे मजदूर यूनियन संघ हो गया, तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ये किस आर्टिकल में आ जाता है? ये आर्टिकल 43 का में आ जाता है। जो मजदूर संघ, यूनियन से रिलेटेड वर्ड होते हैं वो 43 का में। फिर नेक्स्ट है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 जैसे कोई भी स्कीम, आप सारी स्कीमों को इन आर्टिकल से समाहित करो, क्योंकि आर्टिकल जो सामाजिक सिद्धांत है, जैसे आ गया जननी सुरक्षा योजना आ गई। अगर आ गया मिड डे मील आ गया, जैसे हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये चीज़ किससे रिलेट है? ये जननी सुरक्षा योजना, मिड डे मील हो गया या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ये किसकी बात कर रहा है? ये पोषाहार स्तर की बात कर रहा है। मिड डे मील किसकी बात कर रहा है? पोषाहार स्तर की। जननी सुरक्षा योजना, तो ये जो वर्ड रिलेटेड होते हैं, ये करंट के वर्ड किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 47 के थ्रू। यानी आप आर्टिकल में, यानी समाजवादी सिद्धांत में आप कैसे को रिलेट कर पाओगे? कौन कौन से आर्टिकल इसमें समाहित हो रहे हैं? जो भी लोक कल्याण की बात कर रहा है, क्योंकि इसका की पॉइंट क्या है? समाजवाद का की पॉइंट है लोक कल्याण में जो भी समाहित हो जाए जो आर्टिकल। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल 38 देखा कि सामाजिक आर्थिक न्याय हो, आय प्रतिष्ठा और सुविधा अवसर की असमानता को समाप्त करना, ये आर्टिकल 38 कह रहा था। फिर 39 में आपने कई उसके सब पार्ट देखे। 39 में आपने देखा नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएं, भौतिक साधनों का संवितरण होना चाहिए, धन का संकेंद्रण को रोकने की बात कही जाएगी, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई, कर्मकारों को कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों के अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण करने की बात कही गई, बालकों को स्वास्थ्य
विकास के अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई, ये आर्टिकल 39 कहता था। फिर आर्टिकल 39 का आया, आर्टिकल 39 का क्या हुआ कि सामाजिक न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता हो गई। यानी आपने देखा समाज में कौन कौन लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्री पुरुष, तो इनसे रिलेटेड जो भी कानून आ रहे हैं, इनमें से प्रसूति वाले प्रसूति सहायता भी हो जाएगी, और निःशक्त लोग यानी दिव्यांगजन और बुढ़ापे के लोग आ गए। फिर काम की न्याय संगत यानी यहाँ पे मजदूर वर्ग भी आ गया, मजदूर को काम की न्याय संगत दशाएं, काम करने वाले वर्कर्स भी आ गए। उद्योगों का प्रबंधन यानी यहाँ पर जो उद्योगों का मजदूर संघ यूनियन हो गया। पोषाहार स्तर में जिनको भी कोई सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही, जननी सुरक्षा योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य, मिड डे मील वगैरह, वो पोषाहार स्तर में आ गए। क्योंकि बुढ़ापे की जो चीज़ें थी, निःशक्त लोगों से जो चीज़ें थी, वो आर्टिकल 41 में जा रही थी, और जो पोषाहार स्तर से हैं वो आर्टिकल 47 में जा रही हैं। निर्वाह मजदूरी की जो बात की जा रही है, निर्वाह मजदूरी की, तो जैसे कि पीएम मानधन योजना हो गया, या प्रसूति के लिए जैसे सुमन योजना आई, तो कोई भी सुमन योजना आई तो वो प्रसूति से डायरेक्ट रिलेटेड थे। और जैसे आई पीएम मानधन योजना सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो गए। और तो इस तरह से आप रिलेट कर लें। यहाँ पे जैसे कि मनरेगा हो गया, तो मनरेगा किसके लिए, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, आर्टिकल 43 पीएम मानधन योजना हो गई, तो ये सब किससे, आर्टिकल 43 से रिलेटेड हो जाएंगे। प्रसूति सुमन योजना किससे, प्रसूति यानी आर्टिकल 42 से रिलेटेड हो जाएगी। माता पिता भरण पोषण विधेयक किससे रिलेटेड हो जाएगा, माता पिता भरण पोषण यानी निःशक्त लोग हैं, तो निःशक्त लोग हैं, आर्टिकल 41 से रिलेट हो जाएगा। तो आपने देखा यानी समाजवादी में 38 आ गया, आर्टिकल 39 आ गया, 39 का आ गया, फिर 41 यानी केवल छूटा सिर्फ 40 छूटा। 40 क्यों छूटा अभी मैं बता रही हूँ, उसको रिलेट करना। ये 41 आ गया, 41 के बाद 42 आ गया, 43 आ गया, 44 आ गया, 44 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 38 आया, 39 आया, 39 का आया, फिर उसके बाद 41 आया, 42 आया, 43 आ गया, 43 का आ गया, और फिर 47 आ गया। यानी 38 39 का आ गया, फिर 40 छूटेगा, क्योंकि 40 क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधीवाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, गांधीवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अभी उसको रिलेट करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो 38 39 हो गया, फिर उसके बाद 41 42 43, जहाँ पे 41 क्या करेगा कि समान न्याय की बात करेगा, 42 क्या करेगा कि काम पाने की, शिक्षा पाने की, बेकारी और निःशक्तता की बात करेगा, 43 क्या करेगा, तो यहाँ पे आप आर्टिकल भी रिलेट कर पा रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे जुड़ रहा है। काम पाने की शिक्षा की बात हो गई 41, 42 में हो गया कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के बारे में, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43 का में क्या है, 43 उद्योगों और प्रबंधों के बारे में, पोषाहार स्तर 47 की बात हो गई। ये तो हो गया सामाजिक विचारधारा यानी सामाजिक सिद्धांत। फिर गांधीवादी विचारधारा, ये गांधीवादी विचारधारा जो कुछ आर्टिकल जो है 36 से 51 में, वो गांधीवाद विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड है कि जो गांधी की मानसिकता थी, गांधी की क्या मानसिकता थी, अगर जो भी राज्य के कल्याण के लिए जो आर्टिकल गांधी की विचारधारा से मेल खाते हैं, उनको गांधीवादी सिद्धांत कह दिया गया। गांधी की विचारधारा क्या थी, अहिंसा होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ा, यानी अहिंसा में क्या था, इन्होंने जैसे कि जो भी ये जो भी कुछ भी करते थे, तो इसमें क्या था, इनके में मदरा मना था, और जैसे मदिरा था, ये क्या करेंगे, ये गांधी जी जो हैं, गांधी जी हमेशा क्या करेंगे, ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे। ग्रामीण परिवेश हो गया तो ग्रामीण में जैसे कुटीर उद्योग हो गए, कुटीर उद्योगों की बात कौन करेगा, गांधी जी करेंगे। तो ये आर्टिकल सब किस में समाहित हो जाएंगे, गांधीवादी सिद्धांत में। ग्राम पंचायत की बात कौन करेगा, ग्राम पंचायत गाँव के लोगों से रिलेटेड, तो ग्राम पंचायत की बात गांधी करते हैं। ग्राम पंचायत हो गया तो कुटीर उद्योगों की बात, ग्राम पंचायतों को कुछ भी करने के लिए देंगे तो वो कुटीर उद्योग भी ग्रामीण गांधीवादी से संबंधित हैं। सहकारी समितियां जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये आप 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में जोड़े गए हैं। भाग 9 नगर पालिका और भाग 9 का में नगर पंचायत और नगर पालिका। तो आप यहाँ पे भाग 9 में सहकारी समितियां और नगर पालिका, नगर पंचायत आप देखेंगे, ये 73वें 74वें संविधान द्वारा जोड़े गए। लेकिन यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नगर पंचायत ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ
पे है, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 तो यहाँ पर जो देखेंगे गांधीवादी रिलेटेड, यानी जो गांधीवादी सिद्धांत होंगे उनमें क्या होगा कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड होंगे। ग्राम पंचायत यानी कुटीर उद्योग से रिलेटेड होगा, सहकारी समितियों से रिलेटेड होगा। अगर सहकारी समितियों, तो यहाँ पर रहने वाले लोग जैसे हो गए अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की कौन बात करेगा, तो गांधीवादी सिद्धांत करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के आर्टिकल से जो रिलेटेड होंगे वो गांधीवाद को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जो स्वास्थ्य के लिए जैसे नुकसानदायक है, ये मदिरा हो गया, मदिरा को मना करने की बात होगी, वो गांधीवाद सिद्धांत के अनुसार होगा। गांधीवाद में अहिंसा था, यानी कि जैसे गाय और बछड़ा दुधारी पशु हो गए, उनको मतलब मारने पर रोक होगी, उनके बलि पर रोक होगी, वो कौन बात करेगा, वो गांधीवादी सिद्धांत बात करेगा। यानी आपने थीम तो समझ ली कि गांधी की मानसिकता क्या चल रही है। ग्राम पंचायत होगा, कुटीर उद्योग होगा, कुटीर होगा तो ग्रामीण से परिवेश से रिलेटेड, यानी सहकारी समितियां भी इसी परिवेश से रिलेटेड, यानी सहकारी समितियों पर बात होगी। अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो जाएगी। मदिरा को रोकने की बात होगी। नशीली दवाओं के प्रयोग को मना किया जाएगा। और जो बलि है, गाय बछड़ा दूध, तो दुधारू पशु होगी, वो बलि को रोकने की बात की जाएगी गांधीवादी सिद्धांत। अब हम लोग गांधीवादी की थिंकिंग समझ गए, तो हम लोग इनके आर्टिकल रिलेट कर ले जाएंगे। तो आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 40 छोड़ा था समाजवादी सिद्धांत के पहले, तो यहाँ पर आर्टिकल 40 समाहित हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो आर्टिकल 40, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें आएगी, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगी। इसमें ग्राम पंचायत के गठन, उसके बाद अगर आपके पंचायत वर्डिंग आ जाती तो आप रिलेट करें 73वां 74वां संविधान संशोधन, फिर उसमें आपने जोड़ा 1992 93 में भाग 9 में, तो वो अलग बात है। वहाँ पे पंचायत की बात की जा रही है, नगर पालिका और सहकारी समितियों की बात की जाए यहाँ पर आर्टिकल, जबकि हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में चल रहे हैं। तो ये बात हो गई आर्टिकल 40 की, ग्राम पंचायत की हो गई। ग्राम पंचायत के बाद क्या आएगा, कुटीर उद्योग आएगा। मतलब पंचायत ग्रामों में सबको कुटीर उद्योग की बात की जाएगी। छोटे छोटे काम कुछ सौंपे जाएंगे ताकि लोग जीवन निर्वाह कर सकें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। प्रोत्साहन देने की बात कौन करेगा, गांधी जी करेंगे। ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने की, जैसे स्व सरकार की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये किस आर्टिकल में बात की गई, तो आर्टिकल 40 हो गया। आर्टिकल 40, फिर आर्टिकल 43, वहाँ पर जो छूटे थे, आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया। जबकि 43 का समाजवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे 43 है, ठीक है। 43 के बाद 43B सहकारी समितियों की बात होगी, यानी ग्राम पंचायतों की बात हो गई। फिर 43 में कुटीर उद्योगों की बात हो गई। फिर 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन हो गया, स्वायत्त संचालन की व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक नियंत्रण होगा। 43B आर्टिकल हो गया। 43B आर्टिकल बाद अब जब ग्राम हो गया, ग्राम में कुटीर उद्योगों को, सबके पास कुटीर उद्योग दे दिए। कुटीर उद्योगों के बाद सहकारी समितियों की स्थापना हो गई, स्वैच्छिक गठन हो गया उनका। सहकारी समितियों के बाद अब क्या करेंगे, जो लोग रहने वाले हैं वहाँ पर हम लोग यहाँ निचले स्तर से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि गांधीवाद जो है उनको प्रोत्साहित करेगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति की बात की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति की समाज के कमजोर वर्गों की बात की जाएगी। समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन की बात की गई। सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा की जाएगी। ये आर्टिकल 46 हो गया, यानी 40 हो गया। 40 के बाद 43, 3 ऐड हुआ। फिर 43 के बाद 43B हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 46, फिर 3 ऐड हो गया, यानी 40, 43, 46 किसमें, गांधीवादी सिद्धांत में आप रिलेट करते जाएं। 40, 43, 43 का B भी पार्ट है, 43, 43B, फिर 46। फिर उसके बाद क्या हुआ 47 में, यानी जब लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति इनको प्रोत्साहन दिया, काम करने के लिए दिया, तो इनको मना भी तो करेंगे कि आप मदिरा वगैरह ना पियो। तो यहाँ पे आप रिलेट करने के लिए जस्ट आप इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने इनको अनुसूचित जाति जनजाति को कुछ काम पकड़ा दिया, यानी कुछ प्रोत्साहन दिया कि आप बढ़ो, आर्थिक हित के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मदिरा पर रोक लगाएंगे कि आप इनमें वेस्ट ना करें पैसा, तो यहाँ पर मदिरा पर रोक हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा पर, ड्रग के लिए औषधि प्रयोजनों के भिन्न पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आर्टिकल 47 हो गया, यानी 46 के बाद 47 पर प्रतिबंध लगा दिया। 47 पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ, इनमें क्योंकि अहिंसा की बात की जाती है, तो आप जब मदिरा वगैरह नहीं पियेंगे तो आप बलि पर मतलब ये बलि भी रुक जाएगी। यहाँ पे क्या है कि आप सेंस लगाएं कि जो गाय बछड़ा दुधारू पशु हैं, ये बलि पर रोकने की बात करता है, नस्लों में उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देने की बात करता है आर्टिकल 48 के तहत। तो आर्टिकल 48 ये जो आर्टिकल थे, यानी 40, 43, 43B
और फिर उसके बाद 46 के बाद आपने देखा 47 और 48। ये आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट करते हैं, गांधीवादी सिद्धांत को। और आपकी थिंकिंग चल रही है कि समाजवादी सिद्धांत में पूरे समाज को रिलेट किया गया था, उसमें निःशक्त लोग आ गए, दिव्यांगजन आ गए, और फिर उसके बाद लोक कल्याणकारी बात की गई है, फिर उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, नागरिकों के लिए जीविका के लिए पर्याप्त साधन की बात की गई है, और उद्योगों के प्रबंध कार्य के लिए यानी मजदूर वर्ग की बात की गई है, और काम की न्याय संगत दशाओं की बात की गई है। फिर उसके बाद वहाँ पे पोषाहार स्तर, जननी सुरक्षा योजना, जो भी स्कीमें चल रही हैं करंट में, जो भी स्कीम चलती है महिलाओं से रिलेटेड यानी प्रसूति से रिलेटेड, पोषाहारी स्तर से रिलेटेड, वो सारे समाजवादी सिद्धांत में आप रिलेट करते हैं। फिर गांधीवादी सिद्धांत में आपने देखा ग्रामीण परिवेश से पूरा रिलेट जुड़ा हुआ परिवेश, ग्रामीण कुटीर उद्योग, सहकारी समितियों के बाद फिर आप 46 में यानी 3 का डिफरेंट करते जाएं। 46 में फिर कुटीर उद्योग और ग्रामीण परिवेश में रहेगा कौन, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, उनकी प्रोन्नति के बारे में बात की जाएगी। फिर 46 के बाद 47 में क्या होगा, जब ये लोग रहने लगे अनुसूचित जाति जनजाति, तो यहाँ पर इनको क्या हो गया कि नशीली दवाओं के प्रयोग करने से वर्जित रोका जाएगा। फिर 47 के बाद क्या होगा, 48 में हिंसा, जो भी हिंसा है यानी गाय बछड़ा और दुधारू पशु हैं, इनकी बलि पर रोक लगाई जाएगी। ये तो हो गए गांधीवादी सिद्धांत। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी भौतिक सिद्धांत, यानी आपने गांधीवादी और समाजवादी सिद्धांत दो भागों में बांटकर पढ़ लिया। अब बचा उदारवादी सिद्धांत क्या है, इनमें उन सिद्धांतों को शामिल किया गया जो उदारवादिता यानी लिबरेशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, यहाँ पर मतलब बड़े प्रोस्पेक्टिव में बात की जाएगी, जैसे राष्ट्रीय महत्व की कोई बात की जाएगी, यानी आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर उदारवादी भौतिक सिद्धांत पे आपको टिप्पणी लिखनी है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपकी थिंकिंग क्या होगी, यानी गांधीवादी सिद्धांत पर 150 वर्ड में टिप्पणी लिखे तो आपकी थिंकिंग चल रही थी कि पूरे ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग। समाजवादी सिद्धांत में आपकी जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि किनको ध्यान में रखकर कोई भी स्कीम, कोई भी योजना या फिर कोई करंट की स्कीम कैसे रिलेट कर सकते थे। फिर उदार भौतिक सिद्धांत में आप किसको रिलेट करेंगे, क्या थिंकिंग होनी चाहिए। तो उदारवादी भौतिक सिद्धांत में आपको राष्ट्रीय महत्व की बात सोचेंगे, आप राज्य की लोक सेवाओं की बात सोचेंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण की बात सोचेंगे, या मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में सोचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात सोचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात सोचेंगे। ये उदारवादिता की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात सोचेंगे, समस्त राज्य के नागरिकों की बात सोचेंगे, और समान सिविल सहायता हो गई। या फिर यहाँ पर आप क्या हुआ, आपका दृष्टिकोण थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पे उदारता दिखाई पड़ेगी। तो उदारता दिखाई पड़ेगी तो अब हम लोग उदारवादी भौतिक सिद्धांत यानी हमारी मेंटलिटी चल रही है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, भौतिक, जो भारत के समस्त राज्यों के लिए, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता की बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की बात होगी, वो उदारवादी भौतिक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट बचे यानी 36 से 51 में जो नेक्स्ट आर्टिकल बचे तो वो किसमें है, वो तीसरा पार्ट उदारवादी भौतिक सिद्धांत के अंतर्गत है। उदारवादी भौतिक सिद्धांत में पहला हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, आर्टिकल 44 क्या करता है, भारत के समस्त नागरिकों की बात करता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल 44 करता है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। तो आर्टिकल 44 यहाँ पे समस्त नागरिकों की समान सिविल सहायता की बात करता है, समान सिविल सहायता आर्टिकल 44। और आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे समान सिविल सहायता की बात की गई, और 39 में जो बात की गई थी, 39 में कहा गया था सभी नागरिक समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई थी, वो आर्टिकल 39 में बात की गई थी। यहाँ पर समान नागरिकों को समान सिविल सहायता की बात की जा रही है, तो ये आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44। ठीक है, समान सिविल सहायता की बात करता है। फिर और समान सिविल सहायता आप समझ पा रहे हैं, समान सिविल सहायता का सेंस यहाँ पे ये है कि जैसे दो कानून चलते हैं, जैसे कह दिया हिंदू विवाह अधिनियम, यानी सिविल का अर्थ हम आपको सेंस समझाने जा रहे हैं कि समान सिविल सहायता क्या है। समान सिविल सहायता जैसे दो कानून चलते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, नेक्स्ट कानून जैसे हो गया शरीयत कानून। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम में सारे रीति रिवाज प्रथाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर कोई डिवोर्स देता या कुछ भी देता था तो यहाँ पर उसको जुर्माना, कैद, जेल सब कुछ होती थी। यानी यहाँ पर पूरा सब कुछ रिस्ट्रिक्शन था कि मतलब आप कैसे किसी भी शादी या बंधन विवाह को नहीं तोड़ सकते, यहाँ पर पूरा रिस्ट्रिक्शन रहता है। फिर दूसरा था शरीयत कानून पर अभी तो करंट में कानून आ चुका, 3 तलाक कानून जिसे पीएम मोदी द्वारा लाया गया। तो यहाँ पर आप देख पा
भारत है कि कितनी भिन्नता थी, यानी समान सिविल सहायता की बात करता है उदारवादी सिद्धांत, लेकिन समानता नहीं दिख रही थी। किसमें? जैसे हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, शरीयत कानून, दोनों में अलग अलग रीति रिवाज से कानून थे। तो यहाँ पर यानी नागरिकों के लिए समान कानून की बात की जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित था कि आप चुनौती दे सकते थे कि यहाँ, क्योंकि ये न्याय में जा नहीं सकते, यानी न्यायालय द्वारा, क्योंकि हम इन्हें न्यायालय में ले नहीं जा सकते, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य है नहीं। अगर ये राज्य इनका फॉलो नहीं करता है, राज्य के लोग इनका फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लोग न्यायालय में क्योंकि ये वाद योग नहीं है, इसलिए हम लोग न्यायालय इनके खिलाफ नहीं जा सकते कि शरीयत कानून में नहीं माना जा रहा है, यानी 3 तलाक को कुछ भी मुद्दा नहीं दिया जा रहा था। अभी तो पास हो गया शरीयत कानून। और हिंदू विवाह, तो दोनों में आप डिफरेंट कर लें कि दोनों में कानूनों में कितना अंतर था। यहाँ पर तलाक देने वालों को कितने साल की कैद सजा का प्रावधान सब कुछ था, और शरीयत कानून में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब वर्तमान सिनेरियो चेंज हो चुका। तो आप देखेंगे क्योंकि ये सिर्फ राज्य का कर्तव्य है कि वो ही ला सकता है, यानी समान सिविल सहायता की बात करता है। आर्टिकल 44 हो गया। तो आर्टिकल 44 के बाद आर्टिकल 45 जो है आपसे जहाँ पे भी 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की जाए, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की बात की जाती है। जैसे 21 का आर्टिकल में आपसे मूल अधिकारों में 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002, आप क्या पढ़ते हैं कि 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो जहाँ पे भी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की बात की जाएगी, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की बात 3 जगह की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की गई? तो 21 का आर्टिकल हो गया, और कहाँ पे की गई? और 45 आर्टिकल 45 में की गई। आर्टिकल 45 राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में बात की गई। और तीसरी जगह कहाँ किया गया? राज्य के जो मूल कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य जो 11वां मूल कर्तव्य है, उसमें बात की गई, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात 21 का आर्टिकल में की गई, 45 में की गई, आर्टिकल 45 में की गई थी। और फिर उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य में 51 का 51 का में 11 मूल कर्तव्य, जो 11वां मूल कर्तव्य वो 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात, यानी 3 जगह मूल कर्तव्यों की बात की गई। आपसे कभी भी पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए संशोधन की बात पूछी जाए, कब संशोधन हुआ, तो तीनों जगह संशोधन इसी टाइम पे हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा तीनों जगह संशोधन हुआ, तीनों जगह पे। तो आप समझ गए शायद। 86वें संविधान, आपसे कभी भी पूछा जाए 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात जो हो रही है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, चाहे वो 21 का आर्टिकल में यहाँ पे चेंज किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 45 में चेंजमेंट किया गया, और मूल कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात जोड़ी गई। तो तीनों जगह आपको क्या डालना? 86वां संविधान संशोधन 2002। आपने 2 कॉन्सेप्ट सीख ले एकदम इजी वे में, आप जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे सिनेरियो समझ में आता जाएगा कि आपको राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं का वाले वर्डिंग में, तो उसको हम सिर्फ 42वां संविधान संशोधन 1976 कह रहे हैं। जब भी आपको ये 6 से 14 वर्ष की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे? 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर यहाँ पर क्या किया गया? क्योंकि तीनों जगह पे 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात थी, तो यहाँ पे पहले क्या था? पहले यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 का में 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात जोड़ी गई संशोधन के थ्रू। तो कहाँ से हटाई गई? तो ये पहले राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल था, यानी पहले 21 का में इसका अस्तित्व तो नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ किस में था? 45 में था। ये आर्टिकल 45 में समाया था। फिर यहाँ 45 से उठा करके 21 का आर्टिकल में इसको मूल अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। फिर अगर यहाँ से हटाया गया तो यहाँ पर क्या डाल दिया गया? यहाँ पे वर्डिंग दी कि 14 यहाँ पर इसकी वर्डिंग में अंतर कर दिया कि सभी बालकों को 14 वर्ष आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। यहाँ पे 6 से 14 की वर्डिंग नहीं डाली, आप सेंस को समझें। 6 से 14 वर्ड आप सिर्फ 2 ही जगह कि 21 का आर्टिकल में और मूल कर्तव्य में मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ से 45 से उठा करके, यानी सबसे पहले मेंशन था राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, लेकिन यहाँ से हटा करके 21 का आर्टिकल में उसको मूल अधिकारों में डाल दिया गया। तो यहाँ पर चेंजमेंट ये कर दिया गया कि 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य होगा राज्य का। तो यहाँ पर 6 से 14 ये वर्डिंग हटा दी गई, यहाँ पर सिर्फ 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने की। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 45। नेक्स्ट आर्टिकल है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या बात की गई है? जो कृषि हो गए, पशुपालन हो गए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने की बात की जा रही है ये आर्टिकल 48 में। जैसे हो गया नाबार्ड इसके, तो नाबार्ड किसके तहत लाएंगे आप? नाबार्ड आर्टिकल 48
कृषि की बात की जा रही, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उसको आधुनिक प्रणालियों से करने की बात की जा रही। आर्टिकल 48 नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। यहाँ पर कौन सी योजना, कौन सी स्कीम चल रही है, उसको किस आर्टिकल के थ्रू ऐड करना है, ये चीज़ सीखने वाली बात होती है। जैसे यहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो जो भी जितने जैसे इनके संरक्षण संवर्धन के लिए क्या किया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए यहाँ पर कोई अभ्यारण्य बना दिया जाएगा, अभ्यारण्य बना दिया गया, राष्ट्रीय वन नीति बना दी गई, या कुछ भी जो भी ये परिवर्तन किए जाते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो यहाँ पर वन जीवों को बचाने के लिए जैसे अभ्यारण्य बना दिया गया, तो राष्ट्रीय पार्क बना दिए गए, नेशनल पार्क। तो यहाँ पर क्या हुआ जा रहा है, ये किसके थ्रू आएंगे, ये जो कुछ भी बनेगा करंट में कोई भी इशू चलेगा कि ये पर्यावरण, ये पार्क बना, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया, तो ये किसके थ्रू आएगा, ये 48A आर्टिकल के थ्रू आएगा। यानी नाबार्ड वगैरह कृषि से रिलेटेड जो भी स्कीम चलेंगी वो 48 के तहत, और जो पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की बात से होगा वो 48A आर्टिकल के तहत। फिर नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय महत्व को घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 क्या कहता है, आर्टिकल 49 कहता है जैसे राष्ट्रीय स्मारक हमारे जैसे ताजमहल हो गया, या जो जितनी धरोहर हैं, विश्व धरोहर सूचियाँ, जो भी जितनी भी धरोहरें हैं, यानी जितनी भी ये राष्ट्रीय महत्व वाले जितने भी स्मारक हो गए, ताजमहल और ये जितने भी, तो ये इनको बचाने की बात किस में की जा रही है, इसको बचाने की बात आर्टिकल 49 में की जा रही है कि इनका संरक्षण किया जाएगा, इनको बचा कर रखा जाएगा, ये इनको विरासत को बचाने की बात जिसमें की जा रही है वो आर्टिकल 49 में है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की जा रही है, ताकि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर कोई बाध्य ना हो। तो आर्टिकल जो 49 है, आर्टिकल 49, जैसे कि अगर कहा जाए एनजीटी वगैरह हो गया, एनजीटी सम्मिलित करना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो वो पर्यावरण और राष्ट्रीय महत्व दोनों से रिलेटेड हो जाता है। जैसे एनजीटी है तो एनजीटी किससे, पर्यावरण से भी रिलेटेड है और राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने के लिए, तो ये इन दोनों से जैसे रिलेट हो जाता है एनजीटी वगैरह। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राज्य की, नेक्स्ट है कि लोक कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 50 में बताया गया, ताकि कार्यपालिका बाध्य ना रहे न्यायपालिका से, यानी दोनों को अलग अलग, ये मैंने आपको पहले डिफाइन कर चुके पहले लेक्चर में, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से कैसे अलग किया गया। कार्यपालिका यानी कोई भी जैसे कोई भी कार्य करता है तो न्यायपालिका उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, दोनों को अलग अलग है, यानी दोनों को स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं। न्यायपालिका के किसी भी कामकाज में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किसी भी निर्णय पर, किसी भी कोई भी जजमेंट होगा कोई भी, तो कार्यपालिका उस पर रोक नहीं लगा सकती, दोनों स्वतंत्र हैं बॉडीज, ठीक है, आर्टिकल 50 के तहत। फिर आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अवृद्धि की बात कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गई, सुरक्षा की अवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने की बात कौन करता है, आर्टिकल 51 करता है। यानी जो आपने उदारवादी सिद्धांत देखे, उदारवाद में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, राष्ट्रीय महत्व की बात की गई, पर्यावरण को बचाने की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई, भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता की बात की गई, और सभी जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों की बात की गई। जो भी उदारवाद लिबरेशन से रिलेटेड थे पॉइंट, वो किसमें है, उदारवादी सिद्धांत। तो आपने इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक का अध्ययन किया, जिनमें से 3 कैटेगरीज में आपको माइंड सेट रखना है कि समाजवादी सिद्धांत को में आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, गांधीवादी सिद्धांत लिखते समय आपका माइंड सेट, और उदारवादी सिद्धांत के समय आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया नेक्स्ट हेडिंग इसमें क्या आ जाती है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है नए निर्देशक तत्व, यानी जो संशोधन और के द्वारा जोड़े गए। तो संशोधन के द्वारा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 4 शब्दों को 4 तत्व नए जोड़े गए, और 4 तत्व कौन कौन से नए जोड़े गए, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कैसे कि आपने देखा 39 का, ये किसमें 4 यानी 4 संशोधन, आपने जो का वाली वर्डिंग देखेंगे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में 36 से 51 में, वो 42वां संविधान संशोधन 1976, आंख बंद करके आपको लगा देना कि 39 का जैसे हो गया, तो समान न्याय में बढ़ावा देने की बात, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात 39 का आर्टिकल कहता है। 39 का आर्टिकल किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 43 का आता है, 43 का किसके बाद, उद्योगों के प्रबंध हो गया, श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने कदम उठाने के बाद 43 का आर्टिकल द्वारा जोड़ा गया। 43 का आर्टिकल किसके माध्यम से जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान
संविधान संशोधन 1976। फिर रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने की बात, यानी 48 का आर्टिकल, 48 का तो आप देखेंगे जो का वर्डिंग वाले हैं वो राज्य के नीतिशक सिद्धांत जो हैं, राज्य के नीतिशक सिद्धांतों में जो जितने भी का है 3 का जोड़े गए, 39 का जोड़ा गया, 43 का, 48 का, यानी तीनों संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़े गए। एक और बचता है ये 39 चा, इसको क्या बोलते हैं 39 चा, तो 39 चा आर्टिकल भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ। और कौन से संशोधन हुए, जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जैसे आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर की असमानता को समाप्त किया गया। जैसे मैंने आपको आर्टिकल बताया था 38, आर्टिकल 38 में मैंने आपको बताया कि इसमें संशोधन के माध्यम से, आर्टिकल 38 में मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो आय प्रतिष्ठा है वो बाद में जोड़ा गया कि संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं में अवसर की असमानता को समाप्त करने की बात। फिर आपने देखा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किसमें परिवर्तन किया, आर्टिकल 45 में जो परिवर्तन करके आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 45 हो, आर्टिकल 21 हो, मूल कर्तव्य, वो सब में संशोधन कब किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन और 2002 द्वारा। फिर नेक्स्ट हो जाता है जैसे सहकारी समितियों की बात की, तो सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, तो 97वां संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाता है 97वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो आपको आंसर क्या होगा, सहकारी समितियों से रिलेटेड। कब जोड़ा गया, तो ये अधिनियम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया, और 2011 से 97वें संविधान संशोधन से। ये आर्टिकल कौन सा, सहकारी समितियों के आर्टिकल कौन सा है सहकारी समितियों से रिलेटेड, तो आर्टिकल 43B। तो आर्टिकल 43B में आपने देखा कि सहकारी समितियों को ऐड किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, नीति निर्देशक, नेक्स्ट हेडिंग है आपने, ये तो आपने नए निदेशक तत्व, कौन कौन से नए निदेशक तत्व जोड़े गए, तो आपने देखा 39 का, 43 का और 48 का, उसके बाद 39 चा देखा, फिर 38 में जो भी संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है कि निदेशक तत्वों के पीछे की संस्कृति, यानी निदेशक तत्वों के पीछे की क्या धारणा होगी, संस्कृति मतलब क्या धारणा होगी लोगों के, तो निदेशक तत्व बनाने से पहले। तो यहाँ पर जब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे। बी एन राव ने जब ये बताया कि जो राज्य के नीतिशक सिद्धांत हैं इनमें जो व्यक्ति का अधिकार है, जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनको 2 भागों में बांटना चाहिए। यानी यहाँ पे जब संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के सलाहकार जो थे उन्होंने बताया, बी एन राव ने बताया कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनको 2 श्रेणियों में बांट देना चाहिए, कुछ न्यायोचित हो जाने चाहिए, कुछ गैर न्यायोचित हो जाने चाहिए। कुछ न्यायोचित हो जाने चाहिए यानी जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या कुछ भी अपना प्रोटेक्शन कर सकता है, और कुछ न्यायोचित होना चाहिए, कुछ गैर न्यायोचित होना चाहिए। तो गैर न्यायोचित में उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को रख दिया, जो भाग 4 आया, और जो न्यायोचित वाला भाग था, न्यायोचित में उन्होंने मूल अधिकारों को रख दिया, यानी न्यायोचित में उन्होंने क्या रख दिया, मूल अधिकारों को रख दिया, और भाग 3 के अंतर्गत। फिर गैर न्यायोचित में भाग 4 आया और उसमें राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रख दिया। फिर आप देखेंगे जो अगर पूछा जाए कि गैर न्यायोचित की बात किस आर्टिकल में की गई है कि ये गैर न्यायोचित, तो आपने देखा आर्टिकल 37 बात करता है, 36 राज्य करता है, आर्टिकल 37 क्या कहता है कि ये जो राज्य के नीतिशक सिद्धांत हैं वो गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे अगर देखेंगे कि निर्देशक सिद्धांतों की संस्तुति के पीछे कुछ जैसे की पॉइंट है, जैसे यहाँ पे क्या किया गया, जो ये गैर न्यायोचित तो हैं, यानी देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे, ये क्यों न्यायोचित हैं, यानी यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि यानी इनको गैर न्यायोचित क्यों रखा गया, जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं इनको भी न्यायोचित कर दिया जाता। तो यहाँ पे ये इसका सुझाव प्रस्तुत किया जा रहा है कि इनको न्यायोचित इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय जिस समय ये संविधान सभा यानी जिस समय ये संविधान लागू हुआ था उस समय अगर इनको न्यायोचित दे दिया जाता तो इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे देश के पास कि उन्हें लागू कर पाता, पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए इन्हें गैर न्यायोचित रखा गया। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा, ये सोचकर इनको गैर न्यायोचित रखा गया। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण से के कारण इसमें कई तरह के भारों से मुक्त रखना होता, यानी क्योंकि हमारा भारत नया नया बना था आज़ादी होने के बाद, और उस पर इतना भार नहीं डाला जा सकता था कि आपका ये कर्तव्य है कि आप गरीबों को देखें, वो भी बात सोचें, और यानी सारी बात जो है। तो आपने देख लिया कि ये कितनी कौन कौन सी संस्तुतियाँ दी गई थी, यानी क्या क्या अवधारणा बताई गई कि ये गैर न्यायोचित क्यों रखे गए। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है
कि यहाँ पर निदेशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है। आपने देखा कि इस वजह से इनको गैर न्यायोचित रखा गया उस समय की स्थिति के अनुसार, कि उनके क्रम, समय, स्थान और पूर्ति का निर्णय लिया जा सके अच्छे से। इनको स्वतंत्रता दी गई, इसलिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई कि आप कुछ भी करें, आप इसके लिए आपका कर्तव्य होगा ये, लेकिन आपको बाध्य नहीं होंगे कि आपको ये करना ही करना है। इस वजह से इनको गैर न्यायोचित रखा गया। नेक्स्ट है कि निदेशक तत्वों की आलोचना। तो आलोचना किस पॉइंट पे की जाती है? आपने देखा मूलाधिकारों की भी आलोचना हुई। आपने देखा संविधान सभा बनने के बाद संविधान बनने के संविधान में कितना समय लगा, इस आधार पे भी उसकी आलोचना की जाती है। तो हर पॉइंट के साथ आलोचना वर्ड जुड़ जाता है कि हर चीज की आलोचना होती है। कुछ सकारात्मक पॉइंट होते हैं, कुछ नकारात्मक पॉइंट होते हैं। तो निदेशक तत्वों की आलोचना किन पॉइंट पे की जाती है? इसमें बताया जाता है कोई कानूनी शक्ति नहीं, यानी इनको बताया जाता है कि कोई कानून, जो राज्य के निदेशक सत्ता है, इन पे कोई कानूनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कानूनी सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, जैसे कि इसके लिए कई मत हैं, जैसे कि इनको क्या कहा जाता है, गैर न्यायोचित चरित्र होने के कारण इनकी आलोचना की जाती है। और केटी शाह से आपने रिलेटेड, इन्होंने केटी शाह ने क्या बताया था, जैसे अतिरेक कर्मकांडी बताया। इन्होंने राज्य के निदेशक सिद्धांतों को क्या बताया केटी शाह ने? अतिरेक कर्मकांडी। आपसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट पूछा था कि केटी शाह ने क्या कहा है, एक ऐसा चेक है, राज्य के निदेशक तत्व एक ऐसा चेक बैंक है, एक ऐसा चेक जो बैंक में है लेकिन उसका भुगतान जो है बैंक संसाधनों की अनुमति से ही संभव है। ये इसको राज्य के निदेशक सिद्धांतों के बारे में केटी शाह का स्टेटमेंट है। ये बहुत फेमस है कि राज्य के निदेशक सिद्धांतों को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दिया जाता है, अनुमति पर ही संभव है। तो ये किसने कहा? केटी शाह ने कहा। फिर आपने देखा टीटी कश्माचारी ने इसको सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी थी, एक स्थायी कूड़ेदान की संज्ञा दी थी, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा है। फिर उसके बाद जैसे केसी हुइयर ने क्या कहा है, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है केसी हुइयर ने। जबकि आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, आइवर जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा कहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आपने देखा इसमें क्या इसके लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कानूनी शक्ति ना होने के कारण, यानी कि ये बाध्य नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो ये चाहे राज्य लागू करे या ना लागू करे, इनको शामिल करना ना करना बेकार ही है, कि मतलब इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। जैसे कहा जाता है तर्कहीन व्यवस्था, यानी इसमें कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दी गई है कि इनको लागू करना है कि नहीं है। ये तो राज्य के मनमानी रवैये पर निर्भर हो सकता है कि राज्य देता है कि नहीं, यानी कुछ भी सही से स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो तर्कहीन व्यवस्था दी जाती है। फिर इसमें और क्या, इसमें कहा जाता है रूढ़वादी सिद्धांत। रूढ़वादी इस प्रोस्पेक्टिव में कहा जाता है कि क्योंकि इसको रूढ़वादी इस संदर्भ में कहा जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से इसको जैसा का तैसा उठाकर रख लिया गया राज्य के निदेशक सिद्धांतों को, और ये नहीं देखा गया कि उस समय की सिचुएशन क्या थी और इस समय की सिचुएशन क्या है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में लोग गवर्नर थे और आदेश देते थे, यानी निर्देशित करते थे। यहाँ पे भी क्या है, निर्देशित करने का काम कर रहे हैं राज्य के निदेशक सिद्धांत, निदेशक का काम कर रहे हैं। तो यानी एक तरह से रूढ़वादी परंपरा को फॉलो करते चले हैं, तो इस वजह से इसकी आलोचना रूढ़वादी सिद्धांत पर, रूढ़वादी पॉइंट पर आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक टकराव इस पॉइंट पर किया जाता है कि लोगों का मानना है कि जब कहा जाता है केंद्र और राज्यों के बीच जो होगा, यानी केंद्र, इन तत्वों से क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच क्या, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्योंकि बाध्य नहीं है, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य न होने का कारण राज्य का केवल कर्तव्य है, और राज्य के कर्तव्य होने पर जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव हो सकता है, या जो राज्यपाल हो गया, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव हो सकता है। टकराव इस मुद्दे पर हो सकता है कि राज्यपाल कहता है कि राज्य में ये चीज़ें लागू की जाएँ, और मुख्यमंत्री यानी यहाँ पे इनके पास इतने साधन नहीं है कि वो चीज़ लागू करें। यहाँ पर क्या होगा, दोनों में टकराव की स्थिति हो सकती है। तो यानी इसके अनुसार क्या होगा, केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देगा, और इनके लागू ना होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है। यानी यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। यानी अगर केंद्र क्या करता है, केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए कि आप अपने राज्यों में शिक्षा व्यवस्था सही करें, पानी की व्यवस्था सही करें, तो यहाँ पर केंद्र क्या होगा, केंद्र राज्यों को इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश देगा, और अगर राज्य इनको लागू नहीं करेगा, तो केंद्र सरकार क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा, यानी दोनों के बीच टकराव की उत्पन्न होगी। तो संवैधानिक टकराव को उत्पन्न करने वाले हैं राज्य के निदेशक सिद्धांत। इन पॉइंटों पर इसकी आलोचना की जाती है, यानी कोई कानूनी शक्ति नहीं है इनमें, तर्कहीन व्यवस्था है, रूढ़िवादी है, संवैधानिक टकराव, इन 4 बिंदुओं पर निदेशक तत्वों की आलोचना की जाती है। किसी चीज़ के अगर नेगेटिव पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे। तो ये तो नकारात्मक यानी आलोचना वाले पॉइंट हो गए निदेशक तत्वों की आलोचना। निदेशक तत्वों की उपयोगिता किन बिंदुओं पर की जाती है, तो निदेशक तत्वों की उपयोगिता जो है, इसके बारे में एक बहुत स्टेटमेंट प्रमुख है, आप यहाँ देख पाएंगे
कि यहाँ पर AC MC चांगला के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य न्यायाधीश हैं जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के रहे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, उपयोगिता के बारे में इतना प्रमुख स्टेटमेंट कि यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारे देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है MC चांगला का कि यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। यानी अगर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से पालन कर लिया जाए तो हमारा देश क्या होगा, पृथ्वी पर एक स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। यानी इतनी उपयोगिता, इतना महत्व दिया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो इस तरह से आप इसकी उपयोगिता अपने पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि यहाँ पर समाजवाद को लेकर कोई भी जितनी नई स्कीम चल रही है वो निर्देशक तत्व नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप चल रही हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि ये स्कीम लाए, ये योजना लाए। तो आप उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट हैं वो लिख सकते हैं। तो ये नीति निर्देशक उपयोगिता के बारे में आप अपने मत दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये तो था कि नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता हो गई। फिर नेक्स्ट क्या चलता है इसमें, नेक्स्ट जैसे कि मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों में टकराव। मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में सबसे पहला टकराव क्या हो जाता है कि मूल अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं और निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं। और जो इसमें पूछा क्या जाता है कि मूल अधिकार निर्देशक तत्वों में टकराव के बारे में जो मत पूछा जाता है वो गोलकनाथ मामला, यानी आपसे पूछा जाएगा गोलकनाथ मामला किससे संबंधित है। गोलकनाथ मामला जो है वो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मतलब है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से की प्रकृति से संबंधित है क्या, गोलकनाथ मामला। तो आपको ये इसको इसलिए कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ मामला क्या था मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर ये है गोलकनाथ मामला। तो गोलकनाथ मामला के आप देखेंगे कि 1967 में क्या था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में गोलकनाथ मामले में एक व्यापक परिवर्तन हुआ और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद जो है वो मूल अधिकार, यानी संसद जो है वो मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती, यानी मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। यानी यहाँ पर गोलकनाथ मामले में ये बात रखी जाती है कि अगर कोई भी मत आया, यानी मूल अधिकार और निर्देशक तत्व, आपके पास दो तत्व हैं, अगर मूल अधिकार प्रबल है, व्यक्ति के मूल अधिकार प्रबल है तो वहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को नीचे रखा जाएगा, मूल अधिकारों को प्रबल माना जाएगा। यानी अगर दोनों में संशोधन करने की बात आ रही, दोनों में टकराव की स्थिति हो रही कि किसको फॉलो किया जाए, मूल अधिकारों को यहाँ पर माना जाए या नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो वहाँ पे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। ये किस में बात आई थी, ये गोलकनाथ मामले में मूल अधिकारों को ज़्यादा वरीयता दी गई थी, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों से। ये था टकराव की स्थिति में, गोलकनाथ मामला इसके लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट है कि आप देखेंगे आपसे मेन क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में अंतर लिखें। आपका क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में अंतर लिखें। तो आप यहाँ स्पष्ट देख पाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट देख पाएंगे मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार ये नकारात्मक है। ये नकारात्मक किस प्रोस्पेक्टिव में है, आपने कल पढ़ा था, जैसे मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोण रखते हैं, तो नकारात्मक और सकारात्मक दो। आप यहाँ पहला पॉइंट देख पाएंगे कि मूल अधिकार क्या है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। ये नकारात्मक इस प्रोस्पेक्टिव में थे कि मूल अधिकार जो है व्यक्तियों को ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं और राज्य के खिलाफ ये नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। तो ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य के कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं राज्यों को। तो और नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, राज्यों के प्रोस्पेक्टिव में सकारात्मक है, कुछ मामलों पर इनकी जो है इनकी आवश्यकता होती है, ये सकारात्मक है, ठीक है। तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के रखते हैं, किस प्रोस्पेक्टिव में, राज्य के प्रोस्पेक्टिव में, और निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये न्यायोचित है, मूल अधिकार न्यायोचित है, जबकि निर्देशक तत्व जो है वो गैर न्यायोचित है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, जबकि इनके खिलाफ आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद इनका उद्देश्य जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। मूल अधिकारों का उद्देश्य जो है, इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक, लोगों के जैसा शासन चाहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि इनका उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। यहाँ पर सामाजिकता को समान न्याय होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की जाएगी नीति निर्देशक सिद्धांतों में, दोनों को बराबर समता की बात की जाएगी। तो यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और ये कानूनी रूप से मान्य होंगे, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आपने देखा ये न्यायोचित हैं और कानूनी रूप से मान्य है, जबकि ये राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता, यानी यहाँ पर राज्य का नैतिक
नैतिक कर्तव्य होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो करें कि ना करें, लेकिन ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ये कानूनी रूप से मूल अधिकार मान्य है, ये नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। कल्याण, इसमें ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा, ये पूरे समुदाय और कल्याण को प्रोत्साहित करने की बात करता है। ये समाजवाद की बात करता है, गांधीवाद की बात करता है, उदारवाद की बात करता है। कौन? नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। इनके लिए किसी भी नियम कानून, लेकिन इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। इनके लिए विधान इन द सेंस कि इनके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए कोई स्कीम लाने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी, कोई पूरी स्कीम योजना, फिर उसको कैसे मतलब क्षेत्र में कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे किस स्कीम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए पूरे विधान की आवश्यकता होगी, पूरी योजना की आवश्यकता होगी। यहाँ पर विधान इन द सेंस योजना की आवश्यकता होगी, जबकि इनके लिए किसी विधान और योजना की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें न्यायालय इसके लिए बाध्य है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय बाध्य है उनको मनवाने के लिए, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में इनको ये न्यायालय में इनको नहीं ले जाया जा सकता, ये गैर न्यायोचित है। तो आपने देखा ये अंतर है मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है, निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। अगर नेक्स्ट हेडिंग है निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए जैसे 1950 में क्या योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग यानी कैसे कैसे योजनाएं बनाकर, जैसे कि जितनी जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह चलती थी, ये सब किसके हैं, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत चलती थी पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, राज्य के कर्तव्य हो जाते थे कि ये व्यवस्था लाई जाए, इनको आधार मान करके इस व्यवस्था के थ्रू ये पंचवर्षीय योजना लाई जाए। तो ये जो भी योजना बनाने का काम होता था, यानी योजना आयोग हो गया और जितनी पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, ये सब किसके अंतर्गत आते थे, ये निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन, यानी क्रियान्वयन कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पार्ट हो जाते थे। फिर जैसे अब तो योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग ये सारे कार्य किसके लिए हैं, ये निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे कि अगर इन शॉर्ट कि क्या है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आखिरी में यहाँ पे हम लोग सारे आर्टिकल एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्टिकल 36 क्या कहता था, यानी हमारे 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन था। तो 36 क्या कहता था, राज्य की परिभाषा 36 में दी गई थी। फिर 37 क्या कहता था कि ये न्यायोचित नहीं है, तो न्यायोचित की बात किस में की गई थी, तो गैर न्यायोचित की बात की गई थी आर्टिकल 37 में। तो इस समाहित सिद्धांतों को लागू करना, या ये इसको इन शॉर्ट में जो भी 39 में लिख देना कि अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना, या जो भी ये कहते हैं कि ये गैर न्यायोचित है राज्य के निर्देशक सिद्धांत, वो किसमें है, आर्टिकल 37 बात करता है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। फिर आर्टिकल 38 क्या कहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का बात करता है। आर्टिकल 38 के बाद 39 क्या करता है कि कुछ नीति सिद्धांत बनाए गए थे। आर्टिकल 39 में आपने 39 का 39 खा ग अंगा और चा पढ़ा। तो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ जो नीतियां बनाई गई, कुछ नीति सिद्धांत हो गए, वो 39 में हो गए। फिर 39 का आर्टिकल में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। फिर उसके बाद आर्टिकल 40 में क्या किया गया, ग्राम पंचायतों के गठन, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवाद सिद्धांत से रिलेटेड, यानी जी बना दें आप। समान न्याय या निःशुल्क सहायता तो समाजवादी सिद्धांत से रिलेटेड। फिर राज्य द्वारा अनुसरण करने की, यानी 36 राज्य की परिभाषा, इन्हें आप अलग कर दें, 36 और 37। फिर 38 से स्टार्ट हो जाता है, 38 क्या है, समाजवाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। 38 के बाद 39 भी समाजवाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 39 ए भी समाजवाद को। फिर 40 ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, ये आर्टिकल 42 है। तो आर्टिकल 42 जो है वो भी सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ दशाओं में काम पाना, काम हो गया, शिक्षा हो गया, यहाँ पे मामले, कुछ भी मामले यानी समाजवाद को सामाजिक अवधारणाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, इसलिए ये समाजवादी सिद्धांत हो गया। फिर 42 क्या कह रहा है, न्यायोचित मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, मातृत्व के लिए, प्रसूति सहायता के लिए जो भी बात की गई थी वो समाजवाद में बात की गई थी। फिर 43 आर्टिकल कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन, कर्मचारियों के निर्वाह वेतन की बात किसमें की गई थी, कर्मचारी आ गए। जब कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन की बात हो गई तो ये गांधीवादी सिद्धांत था। इसमें क्या कहता था, कुटीर उद्योग हो गया, कुटीर उद्योगों में अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो गई। फिर कर्मचारियों के लिए निर्वाह दिया जाएगा, वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। फिर उसके बाद उद्योगों के प्रबंधन की बात की जा रही है, 43 ए आर्टिकल। तो 43 ए आर्टिकल जैसे समाजवाद से रिलेटेड है, उद्योगों का प्रबंधन, सहकारी समितियां, ये गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता, नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता। फिर
ये क्या है, ये उदारवादी है, नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता, फिर उदारवादी यूँ। फिर उसके बाद बालपन एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, ये भी उदारवादी। फिर उसके बाद क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल 6 वर्ष से कम 45 आर्टिकल 45 अनुसूचित जात जनजात की बात कर रहा है, यानी गांधीवाद की बात की जा रही है। फिर पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने की बात की जा रही है, यानी सोशलिज्म की बात की जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि और पशुपालन की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे गांधीवाद रिलेटेड, गांधीवाद सिद्धांत। और ठीक है, फिर नीचे पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण संवर्धन की बात, यानी उदारवादी बात, स्मारक की बात, यानी उदारवादी, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी उदारवादी। तो आपने देखा 36 से 51 तक में, 36 से 51 में ये आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे से सीखा, आपने हर चीज़ का मीन समझ लिया, और आप इसको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से रिलेशन बिठा सकते हैं कि राज्य आया, राज्य के बाद उसमें गैर न्यायोचित प्रवृत्ति दर्शाई गई, उसके बाद लोक कल्याणकारी से अगर लोक कल्याणकारी होगा तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जाएगी। तो यहाँ पे 39 राज्य द्वारा कुछ नीतियाँ फॉलो करनी पड़ेंगी, नीतियाँ फॉलो हो जाएंगी तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देनी पड़ेगी। फिर उसको गाँव में आप गांधीवादी और समाजवादी उदारवादी को आपस में रिलेट करें कि समाजवाद किसको थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, गांधीवादी किसकी थिंकिंग और उदारवादी की थिंकिंग क्या है, आप सारे आर्टिकल कनेक्ट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शेयर करते रहें इसे। आपने यहाँ पे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, अब हम लोग नेक्स्ट मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, शेयर करते रहें।